सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे पाक अफगान डायलॉग्स के हवाले से। दोहा के बाद इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, मगर इस्तांबुल में 3 दिन के बाद बातचीत के बाद भी हम देख रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में डेड लॉक दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ अफगान सरजमीन से फितनतुल खवारिज का खात्मा और ताल्लुकात बहाली की शर्त अव्वल है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान रजीम अगर ये नहीं कर सकती तो पाकिस्तान UN के आर्टिकल 5 के तहत अपने दिफा में पेशगी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ज़राए के मुताबिक मेज़बान ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को माकूल करार दिया, लेकिन अफ़गान डेलीगेशन के फैसलों पर काबुल के असरात नुमायां हैं। गोया मुज़ाकरात किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। ऐसे में कामयाबी के किस हद तक इम्कानात हैं और इसके क्या असरात होकर ये डेडलॉक ऐसे ही बरकरार रहता है, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगी। आप इस डेडलॉक की मेन रीजंस क्या समझ रहे हैं? क्या ये तालिबान वफ्द के अंदर डिवीजन है बेसिकली, या ये काबुल का हम एक असर और रसूख देख रहे हैं, या पाकिस्तान की जो रेड लाइन्स हैं वो उनके लिए मीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि डेड लॉक है अभी तक? देखिए आमना, सबसे अहम बात तो ये है कि अफगान जो डेलीगेशन है इस वक्त वो 3 धड़ों में बटा हुआ है। होस्ट ग्रुप है, कंदहार ग्रुप है और काबुल ग्रुप है। ये तो सबसे बड़ी डिवीजन है इन टॉक्स की नाकामी की। दूसरा जो ग्रुप भिजवाया गया है उसके पास इतने ना इख्तियारात हैं, ना वो एम्पावर्ड है। 3rd टियर का ग्रुप है जिसके पास फैसला करने की सलाहियत नहीं है। हैरानगी की बात यह, मैंने कुछ वहाँ पे जर्नलिस्ट से बात की इस्तांबुल में और बड़ी हद तक ये बात की तस्दीक हुई है कि इनमें से एक ग्रुप जो है वो बाहर से भेजी हुई चिट के ऊपर जो है वो बार बार उस ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कशन करता है डेलीगेशन। दूसरे जो 2 ग्रुप्स हैं वो बाहर निकल के कभी काबुल कॉल करते हैं, कभी कंधार कॉल करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस ग्रुप के अंदर इतनी एम्पावरमेंट नहीं है वो इन तमाम चीज़ों को देखे। इनसाइड आपको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दूँ तो जब बातचीत अंदर होती है बहुत सारे नुकात के ऊपर जो है वो सबका कंसेंसस हो जाता है, लेकिन जब ग्रुप बाहर जाता है या डेलीगेशन के लोग बाहर जाते हैं वापस आके दोबारा से उस तमाम मामले को जो है वो उठाना शुरू कर देते हैं। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट अब एक और नजर आई है। इस वक्त जो काबुल के तालिबान हैं, जो अपने आप को शायद बहुत ज्यादा होशियार समझने की कोशिश करें, वो इस जंग को या इस मिलिटेंसी को एज अ बार्गेनिंग करेंसी के तौर पे, करेंसी चिप के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और अब जो नया मुतालबा सामने आया है वो उसको जो मीडिएटर्स हैं तुर्की और कतर, वो भी हैरान हो गए कि ऑल ऑफ अ सडन तालिबान की तरफ से ये मुतालबा आया है कि जब तक अमेरिका या वाशिंगटन इसमें शामिल नहीं होता तो हम इस टॉक्स के अंदर नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है और उसका रीजन यही है कि अफगान तालिबान जो है उनकी स्ट्रिंग्स भी किसी और के हाथ में, और वो देख रहे हैं दिल्ली की तरफ। वाशिंगटन को इस ग्रुप के अंदर लाने का मकसद यही है कि वो इस तमाम मामले को ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए और मजीद मरात और इमदाद के लिए जो है वो अमेरिका से इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा जो TTP का फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल में, और उसको वो एज अ बार्गेनिंग चिप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहां से उनको डायरेक्टली फाइनेंसिंग हो रही है और इस करेंसी का एक बहुत बड़ा जो मंबा है TTP की शक्ल में वो उसको लूज नहीं करना चाहते, वो इंडियन पैसों को भी लूज नहीं करना चाहते। ये बड़ा सीरियस इशू है। आखिरी जो है मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि किसी भी लिहाज से TTP के साथ या अफगान तालिबान के साथ ये बातचीत कामयाब हो सकती है जब तक ये हटदर्मी कायम रहेगी। अब आखिरी पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बड़ी पावरफुल पोजीशन में है। उसने एस्टेब्लिश कर दिया है कि TTP, BLA और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। इससे अब काबुल या जो दूसरे तालिबान है वो इनकार नहीं कर सकते। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन जो कि बड़ी पावरफुल है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, रशिया पाकिस्तान के साथ है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, साथ साथ इस्लामी ममालिक जो है सऊदी अरब, ओमान और हम ये ममालिक साथ तो है, लेकिन एक हम देख रहे हैं कि फ्रंट फुट पे अगर कोई किरदार अदा करने के लिए अभी तक हमें वो दिखाई नहीं दे रहे मामला। देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि ये दोनों इश्यूज उठाएं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और FATF में भी। देखिए FATF बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले के अंदर कि दहशतगर्द ग्रुपों को कोई फाइनेंसिंग करे। अब इंडिया तो ओपनली TTP को कर रहा है, BLA को कर रहा है, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने
और अमेरिका दोनों ने दहशतगर्द को करार दिया है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना मिलिट्री असर रसूख भी इस्तेमाल करे, अपना डिप्लोमेटिक भी इस्तेमाल करे, और इस वक्त वो इंगेज कर सकता है इन तमाम ममालिक को कि वो हिंदुस्तान पर प्रेशर डाले कि वो ये फाइनेंसिंग बंद करे। देखें, ग्रुपों का खात्मा इतना शायद मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगा, उनके खिलाफ एक्शन भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो फाइनेंसिंग टेरर को हो रही है वो हिंदुस्तान की सरजमीन से हो रही है, वहां से प्रॉक्सीज को जो है फंड किया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान चाहिए कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के साथ साथ अपना हक जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के तौर पे इस्तेमाल करने के साथ साथ इन इश्यूज को इंटरनेशनल फोरम पे उठाए। और आखिरी एक चीज है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो रशिया, चाइना और अमेरिका को अलग अलग इंगेज करे। साथ साथ आपके पास जो इस वक्त मास्को फॉर्मेट के अंदर एक डिसीजन हुआ था, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये तमाम जब तक आप इश्यूज को नहीं उठाएंगे, ये तालिबान, अफगान तालिबान आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। राइट। एहतशाम साहब, अगर अफगान सॉइल से फितनतुल खवारिज का खात्मा नहीं किया जाता तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े एक रेड लाइन जो खींची है वो यही है कि हमारे पास रिजर्व है ये राइट कि हम प्रीएम्प्टिव जो सेल्फ डिफेंस है वो कर सकें। आप समझते हैं कि ये जो रेड लाइन सेट की गई है अभी तक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है? इसी वजह से हम देख रहे हैं कि डायलॉग्स जो हैं उसकी अभी तक किसी समत नहीं हम देख रहे, उसमें एक डेड लॉक है। और दूसरा ये कि जो रीजनल एक्टर्स हैं या इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जैसे कि अभी शाह साहब भी बात कर रहे थे कि उनका किरदार कितना इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जिनको हमें करना चाहिए ताकि दो तरफा ताल्लुकात भी बहाल हो और जो रीजनल एक्टर्स हैं वो भी प्रोएक्टिवली अपना किरदार इस सारे प्रोसेस में निभा सकें? देखिए आमना, अगर मैं आपका सवाल सही तरह से समझ पाया हूँ, को आवाज़ कुछ सही तरह से नहीं आ रही थी मुझे। देखिए, बुनियादी तौर पे तो अब ये बात सबको समझ आ गई कि 3 दिन के मुज़ाकरात के बाद बड़े तवील कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, डेडलॉक अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि वो बड़े अनविलिंग है टू ऑफ़र वो जिसको कहते हैं आयरन क्लैड एश्योरेंसेस देने के लिए कि वहाँ के सरजमीन जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे तालिबान, अफ़गान तालिबान को कहा है कि जी आप TTP को डिसमेंटल करें और एक बाकायदा मॉनिटरिंग जो है ना मैकेनिज़्म इवॉल्व करें, और ये बॉर्डर पे आपकी ख़ास तौर पे मॉनिटरिंग ऐसी होनी चाहिए कि दरअंदाजी ना हो सके। लेकिन आमना वो किसी तरफ भी नहीं आ रहे मुज़ाकरात, नतीजतन लगता नहीं है कि किस तरफ जाएंगे। हाँ, ये दूसरी बात जो आप कर रही हैं ना, जो बीच में प्लेयर हैं, एक्टिव प्लेयर हैं कतर और टर्की, वो अपनी जगह परेशान है। अच्छी बात है कि उन दोनों ने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये दोनों डिमांड जो है ना वो बिल्कुल सही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं बड़ी रीजनेबल है और लिजिटिमेट है पाकिस्तान की डिमांड कि आप इनका ख़त्म करें, इनको TTP को अपनी सरजमीन से, और दूसरा है कि एश्योर करें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अब पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे अपना इंदिया दे दिया कि जी हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होगा सिवाय इसके कि हम जो है ना वो अपना दिफा के लिए अंदर जाके आपके साथ करें, जैसे स्ट्राइक करें जैसा कि पहले हुआ था। अब देखें जो बात हो रही है, अब कहा जा रहा है कि रीजनल प्लेयर भी, और मेरी इत्तला ये है कि दोहा एग्रीमेंट में जो मालिक शामिल थे उनकी तरफ से जो है ना सख्त रवैया आ रहा है। उस पर अमेरिकन भी कहा जा रहा है अब बड़े परेशान लगते हैं, और उनका भी ख्याल है कि ये दहशतगर्दी का नेटवर्क जिसमें उज़्बेकिस्तान और दो और ममालिक जो हैं अपने क्या कहते हैं चाइना के अलावा सेंट्रल एशिया के, वो परेशान है कि दहशतगर्दी ख़त्म होना चाहिए। तो वो उस तरफ नहीं आ रहे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी बहुत बड़ी गलती की गई थी 2021 का एग्रीमेंट के बाद, जब एक सो कॉल्ड टैसिट अप्रूवल दी गई थी हैबतुल्लाह अखुनज़ादा के लिए कि वो TTP के सदर हो जाएं या हेड हो जाएं। अब कहा जा रहा है कि जी सरादुन खानी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं लेकिन उनके पास तो इख्तियारात नहीं है, उनको बनाना चाहिए था। अब देखिए अंदर से आवाज़ें जिस तरीके से आ रही हैं, और बड़े ग्रुप्स हैं, साथ साथ नॉर्दर्न अलायंस वाले भी कह रहे हैं कि जी ठीक है, आपने हमें इन सो मनी वर्ड मैसेजिंग ये हो रही है कि जी आपने हमें अपने आप से दूर किया। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अब जब तक के रजीम चेंज नहीं होगा ये मामला ठीक नहीं होंगे। दूसरी बात है, हम ना अब देख लें ये जो असल मसला अटका हुआ है, एक तो वो कहते हैं कि जी हम वर्बल एश्योरेंसेस दे सकते हैं, राइटिंग में कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, और बार बार काबुल की तरफ जाते हैं। सुना है अब तो इंडिया से भी जिसको कह रहे हैं कि अपना कुछ लाइन ले रहे हैं, और उन्होंने तो एक इंडिया मीडिया ने तो कहना शुरू कर दिया जी दारुल उलूम हक़ानिया से दारुल उलूम देवबंद तक ताल्लुकात किस तरह के होंगे, इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई है। अब देखना यही है कि अफ़गान माजरीन के मसले पे क्या होगा। देखिए पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे बताया कि थोड़े अर्सा पहले ईरान ने 10 लाख अफ़गान माजरीन को जो है ना वापस भेजा है, हम भी वापस भेजेंगे। उनका यही है कि नहीं जी इनको हाथ थोड़ा रखा है, इतनी जल्दी ना भेजा जाए वापस,
और ट्रेड पे हाथ होला रखा जाए बगैर जो पाकिस्तान कह रहा है वन डॉक्यूमेंट रजीम, इसको भूल जाया जाए। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं। अच्छी बात है, इंटरनेशनल कमिटमेंट तो इस हवाले से आ रही हैं, लेकिन आमना मसला है कि इनका कोई स्टेक नहीं है अफगान तालिबान का, जिसके बारे में अब उनको पाकिस्तान अबूरी हुकूमत नहीं कह रहा, अफगान रजीम कह रहा है, TTP को साथ जो मिल गए। तो अब सूरत हाल जो है ना बड़ी नाजुक भी है, और हमारी जो इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एक दफ़ा फिर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लॉन्च किया है, और कुछ मुल्कों को भी शामिल किया कि ये किसी तरीके से लास्ट मिनट एफर्ट हो जाए और कोई बात बन जाए। लेकिन मसला ये है कि अब जिस तरीके से लाइन इंडिया से ली जा रही है, जिस तरीके से इंडिया को खुश करने की तो इस कोशिश सिटिंग की में जा आपको रही है, बात बनती और हुई काबुल दिखाई दरिया काबुल और कन्नौज पे जिस तरीके से आपने देखा वो डैम बनाने की बात हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल ये मामला इतनी आसानी के साथ हल होगा। लगता है कि एक दफ़ा बड़ा भरपूर प्रेशर आएगा किसी तरफ से तालिबान पे, तो वो बात मानेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिकन तालिबान के ऊपर जो प्रेशर था एक ज़माने में, जो उन्होंने नहीं लिया था कि किसी तरीके से वहाँ से उसामा बिन लादेन को निकालें, नहीं निकाला तो फिर तोड़ा बोरा बनाया गया था। शायद वो स्टेज आ गई कि वो भी यही चाहते कि उनके साथ हो। अब देखना ये कि पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके इनके साथ आमना बातचीत कर भी देख लिया। आखिरी बात मैं बताऊँ आमना, इन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर एक ज़माने में कहा था कि हम एक फतवा जारी करने लगे हैं अफगान तालिबान ने। वो फतवा ये था कि अगर TTP जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल करती है, हमारी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो हम ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान पे हमला नहीं है, ये अफ़गानिस्तान पे हमला है। लेकिन वो भी बातें कहाँ से कहाँ चली गई, इस तरफ आ ही नहीं रहे। कभी झूठ बोलते हैं कि जी मुत्तकी साहब वहाँ जाके ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला वो हल करें, कभी बात मान लेते हैं। इन मुज़ाकरात में भी बड़ी हद तक माने हैं कि जी आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप देख लें, हम सोच के बताएंगे। हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद डेलीगेशन होता है, वो कॉल करता है वहाँ आप अफगानिस्तान में, और कोई उनसे हदायत ले रहा होता है। असल बात है इनके पास मैंडेट ही नहीं है कि बातचीत करके मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल कर सकें। जी आमना। जी शाह साहब। आमना, असल में मामला ये है कि इस वक्त कल आपने देखा अहमद मसूद का एक बयान आया, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, और उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बड़ा वाज़ेह है, TTP के साथ सपोर्ट कर रही है अफगान हुकूमत, काबुल रजीम कह रहे हैं। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के जो अंसारुल इस्लाम मिलिटेंट ग्रुप है उसको सपोर्ट कर रही है, IMU को कर रही है, ETIM को कर रही है। तो अब अफगानिस्तान के जो काबुल रजीम है वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को, रादर हम कह सकें इस अपनी जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है उसको वो एक्सपेंड करना चाहती है, और वो एज अ स्टेट इस वक्त ये तमाम जो टेररिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है इसको तमाम मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये एक नया ट्रेंड है मेरे ख्याल में। अब बात सिर्फ TTP और BLA के खात्मे पे नहीं रुकेगी। अब अफगानिस्तान की जो रजीम है, जो कंधार के तालिबान है इस वक्त, जो अपने आप को हार्ड लाइनर कहते हैं, वो इन तमाम ममालिक में इस तमाम ट्रेंड को एक्सपोर्ट करना चाह रही है, और वो चाहते हैं कि वो एक्सपेंड करें। अब वो सिर्फ अफगान तालिबान नहीं रहे, बल्कि वो अपने आप को इस खित्ते के अमीरुल मोमिनीन समझने लगे। तो ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जो कि पाकिस्तान के रीजन के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने इस पर कमेंट किया है। तो शाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के सऊदी विजिट के हवाले से। सऊदी अरब में हम देख रहे हैं कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद की खुसूसी दावत पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट ने नए मुआशी इम्कानात को जन्म दिया है। रियाद में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में इन्वेस्टमेंट और कॉपरेशन के नए रास्तों पर इत्तफाक हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी इस दौरे की स्ट्रेटेजिक अहमियत को बढ़ा रही है। एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इस 1-2 महीने पहले जो अभी सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा भी हुआ है, सो ये पेशरफ्त कितनी इंपॉर्टेंट है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की नई ऑयल फैसिलिटी और $5 अरब की कर्ज रोल ओवर की मंजूरी भी दे दी है। अब ये पेशरफ्त कितनी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए इस विजिट में स्ट्रेटेजिक और जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं को अगली समत किस तरीके से दे सकते हैं, आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और फाइनेंशियल गेंस क्या हैं। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, क्या देख रहे हैं इस विजिट से? अगर हम रियलिस्टिकली अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए तो वो किस हद तक होनी चाहिए? पाकिस्तान कोई न्यू इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकता है या पाकिस्तान के फाइनेंशियल गेंस किस हद तक हो सकते हैं मजीद? देखिए, हम ना इससे पहले आपने देखा 1 साल पहले जिस तरीके से तवातर के साथ 2-3 आपने देखा सऊदी डेलीगेशन आए थे B2B और G2G
बड़े फैसले किए गए थे। आपने देखा MOU साइन हुए, $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई। एनर्जी सेक्टर पे ख़ास तौर पे तवज्जो देने की बात की। फिर लेटली माइंड और मिनरल में भी उनका बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं शौक़ बढ़ गया, या उन्होंने कहा कि जी इसमें भी हम आएंगे। लेकिन ये जो हमारा आपने देखा 2 महीने पहले हमारा जो डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान, इसके बाद से मेरी खबर आमना ये है कि एक इनकी मौजूदगी में आपने देखा कि MBS मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर अपना जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी और इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। वहाँ पे एक जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके मुताबिक 2 बड़ी बातें हैं मेरी खबर के मुताबिक आमना। एक तो है कि उन्होंने कहा है, पाकिस्तान ने कहा था कि जी हमारी जो इमीडिएट इकोनॉमिक मुश्किलात हैं उनमें तो एक है हमारा डेट बढ़ता चला जा रहा है, इसको रिड्यूस करने के हवाले से कुछ मदद की जाए, कोई हेल्प आउट किया जाए। तो एक तरफ तो जो पैसा रखेंगे, और दूसरा डेट को कम करने के लिए कहा जा रहा है कोई मैकेनिज़्म बनाया जाएगा कि सऊदी अरब किस तरीके से पाकिस्तान को हेल्प आउट कर सकता है। और इसी तरह से आप देखें कि जो बात हो रही है कि उनकी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट और जहाँ पे आएगी, वो जिस पे एग्रीमेंट हुआ वही है कि नए डैम बनाने पे उन्होंने ना सिर्फ इत्तफाक किया बल्कि अपने लोगों को डायरेक्ट कर दिया MBS ने फ़ौरन किया जाए। और ये कि एक हमारा बड़ा मसला है आमना, ट्रांसमिशन लाइन जो है ना हमारी जो हाउस करती हैं आपके इसको बिजली को, वो डिके कर रही हैं, वो पुरानी हो रही हैं, उसमें 2 से 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस पर कहा जा रहा है कि एक बड़ा जिसको कहना चाहिए भरपूर तरीके से मदद करने का या पाकिस्तान को हेल्प आउट करने का वादा किया गया। बाकी रह गया जो पाकिस्तान उनसे चाह रहा था जी लॉन्ग टर्म बुनियादों पे हमारी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर को आप लें, इस पर भी इत्तफाक है। अब ये पाकिस्तान के साथ जो तय हुआ कि जी आप बताएं आपके पास कौन सी मैन पावर है, कहाँ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जो है ना वो डिटेल तय की जाएंगी और इसको आगे ले जाया जाएगा। डिफेंस के मामले में हमना ये जो ब्रेक थ्रू है ना, आपने देखा जो अमेरिका ने हमारे साथ बड़ा अच्छा मुआहदा किया थोड़ा सा पहले, वो हमारे कर्से तो हमारी डिफेंस को मिलिट्री जिसको कहते हैं हार्डवेयर रोका हुआ था उनको देने का फ़ैसला किया था। और ख़ास तौर पे मिसाइल प्रोग्राम जो था FCC का, वो सिर्फ ना सिर्फ देने का वादा किया गया बल्कि और जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा भी आज भी 60-70% जो है ना हमारा जिसको कहते हैं सारा का सारा मिलिट्री का सामान जो है ना अमेरिका से ही आता है। तो इस लिहाज से एक आ गया है कि सऊदी अरब जो है ना वो अपना MBS अपना सुरखू इस्तेमाल करेंगे। अगरचे पाकिस्तान के इस वक्त बहुत अच्छे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। अभी मलेशिया में भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर की बात की, फील्ड मार्शल की, कहा कि दे आर ग्रेट पीपल। तो इस हवाले से MBS जो है ना उनका रवैया बहुत ही जिसको कहते हैं सपोर्टिव है, और वो ये चाह रहे हैं इस एग्रीमेंट के बाद, डिफेंस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान की जेन्युइन जो मुश्किलात हैं वो दूर की जाएं। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरी इत्तला भी है कि डेफर्ड पेमेंट पे या बहुत ही कम कीमत पे पाकिस्तान को तेल दिया जाएगा। इसमें जो बताया गया है कि भी ज़्यादा खबरें मत उछालें, बातें मत करें, और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट वादे की शक्ल में ही आए। तो हम ना इस हवाले से GCC के कंट्री बाकी ममालिक जो है ना सऊदी अरब चाह रहा है कि उसमें वो भी UAE भी कतर भी इसमें हों, और पाकिस्तान को जो है ना जितनी भरपूर सपोर्ट चाहिए इकोनॉमिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे वो दी जाएगी। और पाकिस्तान अब ये जो बातें हो रही थी ना कि UAE और कतर भी इंटरेस्टेड है, ग्लोबल लीडर्स भी होंगे ऑब्वियसली, वहाँ पर भी हम देखेंगे कि इंटरेक्शन होगी इस इवेंट के थ्रू। तो पाकिस्तान न्यू फंडिंग्स आप समझते हैं कि सिक्योर कर सकता है, या उसके पास है इतने चांसेस हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी? देखिए हम ना हमारी अगरचे स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक भी हुई हैं। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स भी पार्शली वो कह रही हैं जी ठीक हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी जो हैं मूडीज़ और स्टैंडर्ड एंड पुअर ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान उस वेब से निकल गया है जो कहा जा रहा था डिफ़ॉल्ट वाली बात है। अब कहा जा रहा है कि मईशत जो है ना वो ग्रेजुअली बहाली की तरफ जा रही है। तो एक जिसको कहते हैं एक सिग्नल तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी और बायलैटरल क्रेडिट को भी चला गया कि पाकिस्तान जो है ना जिस तरह अब फाइनेंशियली डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमी की, तो इसमें अब पाकिस्तान की सपोर्ट जितनी की जा सकती की जाए। अमेरिकन इसके पीछे है, चाइना आपने देखे भरपूर सपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे इक़्तिसादी ताल्लुकात बनाने की पूरी जिसका न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को कह रहे हैं कि बताएं कहाँ का हम क्या मदद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो सूरत हाल बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पर MBS का जिस तरह पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ा होना है ना, हिंदुस्तान को बाय द वे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि इनका कोऑपरेशन बहुत बढ़ रहा है, या टारगेटेड हमारी तरफ होगा, लेकिन यह है कि किसी की तरफ नहीं है। अब मसला ये है कि अब गज़ा के हमलों के बाद और कतर के हमलों के बाद GCC वाले ख़ास तौर पे जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तान की जनरल मुश्किलात जो है ना उनको कम करने में भरपूर मदद देने के वादे किए जा रहे हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच इत्शाम साहब फॉर योर टाइम, और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट तज्जिया रहा इस हवाले से। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत में सितंबर की अदादो शुमार
मुतजाद इशारे दे रहे हैं। फाइनेंस डिवीजन के माहाना इक्तिसादी जायजे के मुताबिक सितंबर में तरसीलात ज़र में नुमायां 11.3% इजाफा हुआ, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जो सितंबर में 417.4 मिलियन डॉलर थी, अब कम होकर 185.6 मिलियन डॉलर रह गई है। मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी में 64.5% कमी देखी गई है। उधर गवर्नमेंट का कहना है कि सैलाब के बावजूद रवा माली साल के इब्तदाई 3 माह में खसारे की बजाय 15 खरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब महंगाई अक्टूबर में 5 से 6% रहने का इम्कान है, जबकि शरह सूद मुसलसल चौथी बार 11% पर बरकरार रखी गई है। लेकिन इस पर हम देख रहे हैं काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आ रहा है बिजनेस हल्के की जानिब से। अब इसको किस तरह से रिवाइव किया जाएगा, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लाइन देखा गया, उसी पर बात करने के लिए चौधरी अकमल साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। अभी हम जो देख रहे हैं कि स्टार्ट में जैसे हमने बात भी की कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जो डिक्लाइन आ रहा है, उसकी रीजंस आप क्या समझ रहे हैं, उसको किस तरह से देखा जा सकता है, केटर किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट सेम रखा गया है, मॉनेटरी पॉलिसी हम देख रहे हैं कि 11% पर ही इंटरेस्ट रेट को रखा गया है। सो इसको क्या गवर्नमेंट के पास गुंजाइश नहीं है इस वक्त, या ये IMF की शराइत पर है, क्या मामला था ये? जी बहुत शुक्रिया। FDI की जहां तक बात है ना, तो FDI जो है ना, जिस तरीके से IMF की इंडोर्समेंट जरूरी होती है या जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी रेटिंग से इम्पैक्ट आता है, तो वो इम्पैक्ट FDI के ऊपर ही आता है। अगर आपके मुल्क की या आपकी मईशत की FDI में बेहतरी आ रही है, तो इसका मतलब है हमारी जो मईशत है वो दुरुस्त सिमत गामजन है, और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो चाहे वो माशी पॉलिसी हो या इंटरेस्ट के हवाले से मालियाती पॉलिसीज़ हों, वो सही जा रही हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर देखा जाए तो FDI में हमारे मुसलसल जो है ना वो कमी वाक़या हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरमायाकार जो है वो अपना सरमाया पाकिस्तान से निकालना शुरू कर रहे हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है। और अगर प्रैक्टिकली मैं कहूँ तो ये जो भी हुकूमत के दावे हैं या जो भी माशी आदादो शुमार हैं उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आप देखें एक तरफ जो है वो KP की और फेडरल गवर्नमेंट की कशमकश है, इसी तरीके से जो है अदालतों के हवाले से भी मसले मसाइल चल रहे हैं। तो इस किस्म के माहौल में इन्वेस्टर जो है वो कभी भी अपनी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता। इवन के बाहर की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे क्या आनी है, हमारे जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स वगैरह हैं, वो दुबई और सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो इंतहाई अलार्मिंग बात है, और इसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल मेजर्स लेने की जरूरत है, ताकि जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद हमारी मईशत के ऊपर बहाल हो। और वो मईशत के ऊपर उनका एतमाद उसी सूरत में बहाल होगा जब टेंजिबल इकदाम हो, यहाँ पे मुल्क में कानून की और आइन की हुक्मरानी हो। कोई बंदा अपने पैसे लगाए तो उसको पता रहे कि मेरे पैसे यहाँ पे महफूज हैं। यहाँ पे तो आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज महफूज नहीं हो, उनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं जी। बिल्डर माफिया जो है वो उसको अलग बेलगाम छोड़ा हुआ है, और मतलब यार इस तरह का एनवायरनमेंट ही हमारे अनफॉर्चुनेटली अभी तक डेवलप नहीं कर पाई है। और इंटरेस्ट रेट का भी इससे ताल्लुक है, जो हम देख रहे हैं 11% पे हम देख के मुसलसल इसको बरकरार रखा गया है। किस हद तक ये फैक्टर जो है ये इन्वॉल्व है? देखिए इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बहुत ही इसमें जो है ना, इसका सिर्फ FDI से डायरेक्टली मैं तो उसको नहीं लिंक कर सकता। ठीक है। ये तो जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है, और IMF ने भी जो है ये अभी लास्ट जो विजिट करके गए उसमें इस बात के ऊपर जोर दिया है अपनी, उन्होंने वो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी स्टेट बैंक से भी जो है ना वो कहा है कि जी आप अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसको सख्त रखें। और बीइंग इकोनॉमिस्ट मैं खुद ये रेकमेंड करूंगा कि इस वक्त जिस तरीके से महंगाई एक मतलब फिर बढ़ना शुरू हो गई है, और 5 से 6 बिलियन डॉलर के 5 से 6% के ऊपर जो है वो आ चुकी है, और दूसरी तरफ जो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। $2 बिलियन का पिछले 3 महीने में
जो है वो लास्ट टाइम के 3 महीने से ज़्यादा जो इजाफा हुआ है। अभी लेटेस्ट जो फिगर्स हैं वो अभी मज़ीद हमारे सामने आएंगे तो उससे मज़ीद अंदाज़ा हमें होगा कि हमारी जो जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं या इम्पोर्ट्स हैं उसकी क्या पोजीशन है। तो इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो अगर हमने 3% की ग्रोथ अचीव करनी है और वो इम्पोर्ट्स के बढ़ने की वजह से अचीव होगी तो अल्टीमेटली जो है मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन का जो है वो तूफान आ जाएगा। इस वजह से स्टेट बैंक ने बड़ी सख्त पॉलिसी रखी हुई है और मेरा नहीं ख्याल है कि आइंदा माली साल तक भी ये रेट 9% से नीचे जाएगा। 1 या 2% की शायद छूट दे दें तो दे दें, अदरवाइज जो है वो इस वक्त हमारी मईशत इस पोजीशन में नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाया जा यानी सके। गुंजाइश हाँ, भी नहीं थी, बिजनेस आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड, बिजनेस कम्युनिटी बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। अगर उन्होंने कारोबार करना है, अगर उनको सस्ते कर्जे मिलेंगे तो ही जो वो अपना काम चला सकेंगे, उनकी डिमांड अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर इकोनॉमी की कंडीशन को देखा जाए तो इट कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ। राइट अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि जैसे आपने अभी एफडीआई की बात की, इसमें जहां आपने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात की है, वहीं पर जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अगर हम बात करें टैक्सेशन की, टैक्स रेगुलेटरी हमारी जो पॉलिसी है, इसको क्यों नहीं रिव्यू किया जा रहा है? क्योंकि एक ये भी बड़ा मसला हम देख रहे हैं कि हायल है। देखिए, टैक्स में आईएमएफ की डिमांड के ऊपर जो है ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तो जा रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मतलब आप ये देखें इस वक्त पिछले 2 साल से इस एफबीआर अपनी पॉलिसीज मुस्तकिल जो है ना वो सख्त किए जा रहे हैं। यानी जो टैक्स पेयर हैं, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो, नॉन फाइलर की टर्म हो, उसको सबको खत्म किया जा रहा है। और एक ऐसा आदमी जिसकी नॉर्मल सी भी ट्रांजेक्शन हो, वो मेरे ख्याल में इस वक्त टैक्स नेट से या फाइलिंग वाले नेट से बाहर रह नहीं सकता। इसके बावजूद अब तक तकरीबन 50 से 60 लाख के करीब जो है वो रिटर्न फाइल हुए हैं। मैं एक अंदाजा लगाता हूँ कि चलें जी इतने ही लोग जो है ना वो और टैक्स नेट से बाहर होंगे तो ले दे के टोटल आपकी 24 करोड़ आबादी में से हार्डली 1 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं है जो कि रिटर्न फाइल कर सकें। इसका मतलब ये कि आपके मुल्क में गुर्बत, आपके मुल्क में बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोगों की इनकम ही टैक्सेबल लिमिट में नहीं आ रही। उनको जरूरत ही नहीं है कि वो बैंक अकाउंट खोलें, उनके पास कोई इस किस्म की सहूलत ही नहीं है इनसे। और उसके बाद जो एफबीआर ने इस वक्त रेट रखे हुए हैं तो एक नॉर्मल मतलब जो है ना वो 12 लाख से नीचे जिसकी तनख्वाह है उसको तो फिर भी चले गुजारा हो जाता है। उसके ऊपर जो टैक्स रेट है, चाहे वो बिजनेस इंडिविजुअल हो, चाहे वो सैलरीड इंडिविजुअल हो, बेतहाशा टैक्स रेट्स हैं और इमीडिएटली जंप होता है कि यानी 12 लाख से ऊपर जिनकी तनख्वाह है ना उनके ऊपर एकदम से जो है ना वो फिर 35% तक भी जो है वो सिलसिला चला जाता है। तो जब इतने हायर टैक्स रेट्स होंगे तो उसमें फिर कारपोरेशन जैसे आप देखें हमारे यहाँ से कंपनीज जा रही हैं तो इतनी हैवी टैक्सेशन में कैसे वो सरवाइव कर सकती हैं। एक तरफ जो है वो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, लेबर हमारी महंगी है, बिजली हमारी महंगी है और उसके बाद आप टैक्सेशन भी 50% रख देंगे तो बैरूनी सरमायाकार तो भागेंगे ही भागेंगे और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी सर्वाइवल जो है वो मुस्तकिल जो है वो बड़ी परेशानी का बायस बेसिकली बनता है। राइट, थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब, हमारे साथ हम तजिया पेश किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे अमेरिका चाइना जो अब आगे मुलाकात होने जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के एक तेज़ रफ्तार सिफारती दौरे पर हैं जिसका आगाज़ मलेशिया से हो चुका है। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 6 साल बाद उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मुतवक्के है जिसे आलमी मईशत बड़ी दिलचस्पी से देख रही है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत के हसास मामलात एजेंडे में शामिल हैं जो दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के ताल्लुकात का रुख बदल सकते हैं। ट्रंप मलेशिया के बाद जापान और जनूबी कोरिया जाएंगे जहां उनकी शी जिनपिंग से तारीखी मुलाकात मुतवक्के है। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली कमी देखी गई है। ब्रेंट खाम तेल 14 सेंट कमी के बाद $60.87 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरनेट में तेल भी हम देख रहे हैं, इंटरमीडिएट तेल भी $57.45 फी बैरल पर जा पहुंचा है, जबकि माहिरीन के मुताबिक इस कमी का असर कलील मुद्दती है। अब सवाल ये कि क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात आलमी मंडियों में पायदान ला सकेगी?
क्या मामलात बनेंगे, किस हद तक हम देखेंगे ग्लोबली इसके इफेक्ट्स आएंगे। इसी पर बात करने के लिए हामिद खान अल-मशरकी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हामिद साहब। ये हमारी, अगर हम देखें ग्लोबल जो गवर्नमेंट्स हैं या मार्केट्स हैं, उनकी रियलिस्टिकली अगर बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस या तवक्कुआत होनी चाहिए इस मुलाकात से जो शी जिनपिंग की और सदर ट्रंप की होने जा रही है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि इतने टैरिफ्स चाइना पे लगा दिए जाएं तो कुछ ना कुछ तो कोई मिड पॉइंट निकालने की कोशिश की जाएगी। सो वो जो मिडिल ग्राउंड है, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एरियाज ऑफ एग्रीमेंट हैं या कॉन्फ्लिक्ट हैं जो इस डील पर असरअंदाज हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, ये बहुत ही हिस्टोरिकल किस्म का एक तरह से दौरा भी है और 6 साल बाद अमेरिकी सदर चाइनीज सदर शी जिनपिंग से या किसी से भी मिलेंगे और इसकी अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि बिल्कुल एक तो टैरिफ वॉर के हवाले से जहां पर अमेरिका की समझ रहा है कि वो चाइना को मुश्किलात दे सकता है टैरिफ को बढ़ाते, वहीं खुद अमेरिकी मईशत जो है वो बड़ी मुश्किल का शिकार होती नज़र आ रही है। और मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका के अंदर भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल सदर ट्रंप को ये मशवरा दे चुके हैं कि आप हर हालत में कोई ऐसी डील करें जिसके अंदर म्यूचुअली दोनों टैरिफ्स को कम करके और दोबारा से एक नॉर्मल ट्रेड की तरफ आया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी आपने कहा चैलेंजेस और भी बहुत सारे हैं। देखिए, चाइना जो ताइवान के हवाले से जो मामला है वो भी बहुत सेंसिटिव है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर कई बार जो नेटो अफवाज हैं या अमेरिकी बहरी बेड़ा है वो उन्होंने एशिया पैसिफिक सी में जिस अंदाज में मूवमेंट की और उसको चाइना ने बड़े वाज़ेह तौर पर थ्रेट कहा और एक तरह से उसको एक जंगी एस्केलेशन का भी नाम दिया गया। सो इस हवाले से ताइवान के मसले के ऊपर भी कोई ना कोई पेशरफ्त होनी की उम्मीद है। वहीं पर जनूबी कोरिया के दौरा जब भी या जनूबी कोरिया का नाम आए तो साथ ही शुमाली कोरिया का नाम आता है कि क्या वहां पर जहां पर चाइना की बड़ी मजबूत टाइज हैं शुमाली कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और बहुत सारे उसके साथ किम जोंग के साथ जो उनके एग्रीमेंट्स हैं या एक अरेंजमेंट है उसको भी मेरा ख्याल है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाने के लिए डिस्कशन की जाएगी। और फिर उसके बाद जो क्वाड बनाई गई थी जिसका मकसद ही सिर्फ ये था कि एशिया पैसिफिक सी में चाइना को कॉर्नर किया जाए, चाइना को आइसोलेट किया जाए, जिसके अंदर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया और अमेरिका शामिल थे। और उसके ऊपर भी बात होगी कि अगर अमेरिका जो है वो नॉर्मलाइज या बेहतर चीन से ताल्लुकात चाहता है तो चाइना जो है, क्योंकि वो अभी आपने देखा अभी चंद हफ्ते पहले जो उसने अपनी जंगी मशकें की और अपनी ताकत का मुजाहरा किया जिस पर सदर ट्रंप ने भी बहुत हैरानगी का भी किया और परेशानी भी थी अमेरिकी हलकों में, तो वो दरअसल अब एक ऐसी डील की तरफ आना चाह रहे हैं जहां अमेरिका ये अब मानेगा और समझेगा कि जो चाइना है वो दुनिया की सुपर पावर है और उसके साथ बजाय जंग के उसके साथ जितने भी मामलात ग्लोबल रीजनली मामलात हैं उनको तस्फिये की तरफ लाया जाए, चाहे वो शुमाली कोरिया के हवाले से हो, चाहे वो ताइवान के हवाले से हो, चाहे वो एशिया पैसिफिक सी के हवाले से हो। फिर उसके बाद ट्रेड जो है वो तो मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों के लिए बड़ा म्यूचुअल है। यहाँ पर मैं आपको एक बताता चलूं कि बहरहाल पाकिस्तान गो के वहां पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मीडिएशन का और ब्रिजिंग का रोल माजी में भी रहा है और हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश रही है कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जितने बेहतर होंगे पाकिस्तान को उतनी आसानी होगी अपने रिलेशंस को बैलेंस रखने में। जहां पर सी पैक की बात आती है वहीं पर अब मादनियात के हवाले से अमेरिका के साथ डील की बात हो रही है। सो पाकिस्तान को ना सिर्फ खित्ते में बैलेंस रखना है जो पाकिस्तान रख रहा है, बल्कि ग्लोबली डिप्लोमेसी के अंदर दोनों ताकतों के दरमियान भी ब्रिजिंग का रोल अदा करना है और वहीं पर अपनी एक बैलेंस डिप्लोमेसी से दोनों मुल्कों के ताकत दोनों सुपर ताकतों को पाकिस्तान के साथ जोड़े रखना है ताकि खित्ते के अंदर वो जो अल्लाह का शुक्र है हमने इंडियन हेजमनी का जो ख्वाब है वो हमने चिकनाचूर कर दिया और अब हम जो है वो खित्ते के अंदर एक रेलिवेंट रीजनल पावर के तौर पे देखे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दौरा जो है एशिया टूर की आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ये जो स्टॉप हम देख रहे हैं कि जहां पर ट्रंप साहब की मुलाकातें भी हो रही हैं, ऑब्वियसली इससे इनके जो यूएस हम देख रहे हैं रीजनल राइवल्स हैं और साथ ही साथ इनके जो एलाइज हैं उनको भी कुछ ना कुछ पैगाम गया होगा। तो अब वो पैगाम आप क्या समझते हैं और उसका किस हद तक असरात आएंगे सिक्योरिटी और एनर्जी मार्केट्स पर भी? देखिए, सबसे अहम इसके अंदर जिस अंदाज में मलेशिया का दौरा शुरू किया गया, जिस पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया, इसकी दुनिया को तवक्को नहीं थी क्योंकि मलेशिया के ताल्लुकात जो हैं वो रीजन के हवाले से
चाइना के हवाले से और रशिया के हवाले से, उसके अंदर बहुत सारे जो है वो टफ टाइम्स भी आए हैं अमेरिका मलेशिया रिलेशन में। लेकिन आपने देखा कि जो सादात इब्राहिम हैं जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस अंदाज में तकरीर की और इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल ये है कि जापान के साथ तो अमेरिका देखें दूसरी जंग अजीम के बाद जिस अंदाज में जापान ने अपनी अफवाज को खत्म करके और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने आप को मनवाया, और उसके बाद एक तरह से 40 साल तक अमेरिका के जेरे कंट्रोल भी रहा मुख्तलिफ अंदाज में। उसके बाद अब जापान जो है वो हर हालत में अमेरिका को अपना अलाई ही समझता है, और अमेरिका के लिए उसके साथ मजबूत ताल्लुकात हमेशा से खित्ते के अंदर चाइना या दूसरे ममालिक के लिए क्वेश्चन रहे हैं। लेकिन इस सारे दौरे की जो सबसे बड़ी अहम खूबसूरती है वो यही है कि इसके अंदर पीस की बात की जा रही है, इसके अंदर जंगें खत्म करने की बात की जा रही है, इसके अंदर ट्रेड बढ़ाने की, तजारत बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके अंदर ये कहा बड़ा एक वाज़े मैसेज आ रहा है कि अब ग्लोबलाइजेशन जो टूटती नजर आ रही थी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, दाएं बाजू की ताकतों के इक़्तिदार में आने की वजह से, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा की जाए और दोबारा से तजारत के अंदर, मुआशी ताल्लुकात के अंदर बेहतरी लाकर हर हालत में खित्ते के अंदर, चाहे वो कंबोडिया और थाईलैंड की जंग हो, चाहे वो दूसरी हो, जहां जहां प्रेसिडेंट ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं वहीं वहीं एक बात बड़ी और वाज़े हो रही है, वो ये कि दुनिया के अंदर इतने ज्यादा इस वक्त तनाज़ात और कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होते जा रहे हैं कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो वो पूरी दुनिया को खतरे में लेता है। इसीलिए ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा है इसको अमन की उम्मीद के तौर पे देखा जाता है। और आप समझते हैं कि हम्बली वो कुछ डील सिक्योर करने में बिल्कुल आप समझते हैं कि उनकी वो होगी, हम देख रहे हैं कि उनकी जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस होंगी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की, और वो हमें इस दौरे पर और ख़ास तौर पे जो सदर शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात है, सो डील में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जी जी डेफिनेटली। आमना देखिए, सदर ट्रंप ने जब कुछ माह पहले गल्फ का तारीखी दौरा किया, आपको याद होगा उसमें उन्होंने कितनी डील्स की, उनको कितने तोहफे मिले कतर से, सऊदी अरब से, यूएई से। सो सदर ट्रंप का जब भी इस तरह का खित्ते का दौरा होता है तो उन्होंने एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज बना ली है कि वो उस खित्ते के 4-5 ममालिक को इकट्ठा कर लेते हैं। ये उनकी एक बड़ी डिप्लोमेसी की खूबी नजर आ रही है कि वो एक मुल्क की तरफ जाके वहीं से वापस नहीं आ जाते कि खित्ते के बाकी ममालिक को लगे शायद उनके ताल्लुकात कमजोर हो गए हैं या दूसरा खित्ते का मुल्क बाजी ले गया। सो इससे एक अंग्रेजी का एक लफ्ज है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पैदा होते हैं, यानी एतमाद साजी होती है पूरे खित्ते में कि अमेरिका पूरे खित्ते के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और पूरा खित्ता उस पार्टनरशिप में आ रहा है। मेरा ख्याल ये है कि वो बड़ा होमवर्क करके आते हैं और मुआहिदों के हवाले से अमेरिका जो है वो, क्योंकि सदर ट्रंप का पूरा जो फोकस है वो अमेरिका की दोबारा से मईशत की स्टेबिलिटी पर है। वो जो मेगा का नारा था वो उसको अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं, यानी ट्राइंग टू मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। थैंक यू सो मच हामिद साहब फॉर योर, आपने बड़ा अहम इस पर तज्जिया दिया। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।